नहीं, सक्सेस मंत्र तो मेरा बिल्कुल सिंपल है कि जो काम करो अच्छे से करो, क्वालिटी से करो और पूरा डेडिकेशन से करो। लेकिन मैं जब थोड़ा समय मिलता है तो अपने शारीरिक व्यायाम भी करता हूँ। रोज सुबह कम से कम आधा पौना घंटा मैं स्किपिंग करता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस में डली होते हैं तो लोग हैरान होते हैं इतनी तेजी से, क्योंकि ये 30-40 साल की प्रैक्टिस है मेरी। जब मैं स्पोर्ट्स में था तो तभी से मैं शरीर को फिट करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। जो गाना इंस्पायर हुआ है उन्होंने 35 बार अब बोल चुके हैं, हर जगह बोल चुके हैं, उनका सेनेट भी बोल चुका है, उनका व्हाइट हाउस का ऑफिस भी बोल चुका है कि वो 35 बार उन्होंने बोल दिया कि मैंने कराया है भारत पाकिस्तान का सीज़फायर। देखिए, हमें भारत मोदी सरकार पे विश्वास है, मोदी सरकार के चुने प्रतिनिधियों पे विश्वास है। एक विदेशी क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे देश की जनता अपनी सरकार पे विश्वास करती है और सरकार ने कहा है कि जो भी निर्णय लिया जाता है वो भारत के हित में ही लिया जाता है। आज अगर अमेरिका हमें बोल रहा है कि 25% टैरिफ, 50% टैरिफ करेगा, तो भारत की जनता एकजुट है। आने वाले समय में अगर ये अमेरिकन नीति रही तो अमेरिकन प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाएगा। इस भारत को जो भी आग दिखाएगा उसको भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल तय है। और चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और कंट्री हो, भारत के हित ही सर्वोपरि है। ना कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। जहां भारत की जनता का हित होगा मोदी सरकार वही निर्णय उसी हिसाब से लेगी। संदीप जी नमस्ते। नमस्कार। संदीप जी पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद एमएनसी में मैनेजर, देन आफ्टर पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। आप पहला जो है नगर निगम का आप इलेक्शन जीत के आए और तब से आप पार्षद बने। पार्षद के बाद फिर आप शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन बने। उसके बाद अब 2025 में इतनी बड़ी पदवी की आप पूरी दिल्ली के स्वच्छता विभाग के जो है अध्यक्ष बने। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो जनता के काम है। आप कृष्णानगर में करो, शाहदरा साउथ जोन में करो या दिल्ली में करो, पब्लिक सर्विस में हम तो जो जो जिम्मेदारी हमें संगठन और पार्टी देती है उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है, वो हम कोशिश करते हैं। और यही हमारा एक्चुअली मकसद भी है कि जो जिम्मेदारी आपको पार्टी दे अच्छे से उसे निभाओ, जिससे पार्टी और संगठन का नाम ऊपर हो, जनता में उसकी पैठ बने और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जाए। तो अब इतनी अच्छी आपने शुरुआत कर ली है, तो अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि अब जानते हैं थोड़ा आपका जो मतलब फैमिली है, कहाँ से बिलोंग करती है आप? दिल्ली शुरू से दिल्ली गई हैं या आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारे दादाजी थे जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस समय लाहौर में थे वो। वहां से पूरी फैमिली जो है वो दिल्ली शिफ्ट हुई और 1950 में जो है कृष्णानगर में आ गए थे। तो मेरा जन्म तो कृष्णानगर का ही है और यहीं रह रहा हूँ तब से उसी मकान में। तो सर आप अपने जो है कुछ पास के बारे में बताइए कि कैसा रहा और आगे इतना आप मतलब एक मैं कुछ मैंने देखा भी कि आप एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स एथलीट, उसके बाद इतनी अच्छी आपकी जो है मैनेजमेंट आपका इतना अच्छा, पढ़ाई में टॉपर और मैनेजर के साथ साथ आप पॉलिटिक्स में आप इतना अच्छा कर रहे हो और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। नहीं, देखिए, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। बचपन से शाखा में जाना शुरू हुआ क्योंकि घर में जो संस्कार थे, पिता भी शाखा में जाते थे। तो देश हित और समाज और काम अच्छा करना ये संस्कार रहे शुरू में। और दूसरा ये था कि जो भी काम करो अच्छे से करो और पूरी तन्मयता से और उसके साथ पूरा न्याय करो। तो इसलिए जब शाखा में जाना शुरू हुए तो शाखा में अपनी शाखा को अच्छा बढ़ाया, लोगों को जोड़ा। ऐसे ही जब स्पोर्ट्स में मैं गया, स्पोर्ट्स क्योंकि मेरा फिजिक अच्छा था और छठी क्लास से ही जो है मैं स्पोर्ट्स में जाना शुरू हो गया था। तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में स्प्रिंटर था। 100 मीटर, 200 मीटर और लॉन्ग जंप में मैं स्टेट लेवल का प्लेयर था। दिल्ली में जितने भी बड़े स्टेडियम है, चाहे वो नेशनल स्टेडियम है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, चाहे वो रेलवे स्टेडियम है, सभी में मैं भाग चुका हूँ। और अपने कॉलेज तक मैं जो है नेशनल स्टेडियम में डेली प्रैक्टिस करता था। शाम को समझ लो कि 3:30-4 बजे से लेके और 6 बजे तक डेली की मेरी प्रैक्टिस थी और स्टेट लेवल का प्लेयर था। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई में भी मैं ध्यान देता था। जो 11वीं 12वीं थी उसमें मैं कृष्णानगर के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर मेरे पास साइंस विद इंग्लिश मीडियम थी। तो
वहां ज्यादा स्पोर्ट्स का स्कोप नहीं था, तो 2-1 साल में स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर रहा। तो जब दूर रहा तो फिर समय जो है वो मैंने पढ़ाई में दिया। तो जब मेरे 12वीं के नंबर्स आए तो मेरा 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो उसके बेसिस पे मुझे जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। और जब सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला तो आप सोच सकते हो कि कम खर्चे में परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ कम आया। और मैं जो है इंजीनियरिंग करके और फिर जो है उसके बाद मैंने जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरी कंपनियों में काम किया। तो ऐसे कैरियर धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन काम अच्छा करना है, जो करना है वो बढ़िया करना है, ये मेरा हमेशा से मोटो रहा। ये मैंने सुना है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले की बहुत स्ट्रगल रहा, कि बहुत घर पे जो है मतलब काफी बातचीत हुई, पॉलिटिक्स में आए ना आए, बड़ी खींचतानी हुई। तो पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई? मतलब मैंने इसका पॉलिटिक्स का श्रेय तो सबसे ज्यादा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ही जाता है। क्योंकि जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, पहले मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए इंजीनियर नौकरी की, फिर मैं सीनियर इंजीनियर बना, फिर मैं वहां मैनेजर बना। लेकिन मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, पूरी जिंदगी नौकरी नहीं। तो मैंने 2000 में नौकरी छोड़ के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा जो आईटी प्रोडक्ट्स का आज भी वही बिजनेस है, जिसमें मैं कई कंपनियों का डीलर हूँ और मैं गवर्नमेंट के टेंडर्स के थ्रू सप्लाई करता हूँ, सर्विसिंग करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्योंकि सामाजिक रूप से सक्रिय रहा, संघ स्वयंसेवक रहा, तो आरडब्ल्यूएस जो है लोकल, उनके साथ मेरा काफी जुड़ाव था। क्योंकि जनता के छोटे छोटे काम अच्छे से हो, उन्हें अच्छी सुव्यवस्था मिले, उसके लिए मैं कोशिश करता था। तो वहीं से ही डॉक्टर हर्षवर्धन वैसे तो पुराने परिचित थे, लेकिन उन्हें लगा कि क्योंकि ये सोशली एक्टिव है तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और संगठन को लाभ मिल सकता है। तो उन्होंने इस पे चर्चा की, कुछ लोगों ने मुझसे की। तो मेरा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हमारे परिवार में थी नहीं, ना पिताजी ना मैं, और ना कोई ऐसा इंटरेस्ट था, ना हम कभी किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में कभी गए, ना कोई बैठक, ना धरना प्रदर्शन। अपना सुबह शाखा जाते थे, आरडब्ल्यू का छोटा काम किया, बिजनेस देखते थे, आराम करते थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रेरणा से मैं 2009 के आखिर में जो है पॉलिटिक्स में आया। तो मतलब माना जाता है कि ये आपकी बातों से पता लग रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन आपकी जिंदगी में मतलब पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए सबसे बड़े मतलब मुख्य इंसान वही माने जाता है। मेरे ख्याल से आपके इंस्पिरेशन भी है वो। नहीं, डॉक्टर साहब जो है, मतलब देखिए, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आता है तो काफी चीजें अलग करता है समाज में। तो मैं डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा मैंने, और उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली शुरू में। उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस जब हमने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका डेडिकेशन, अडवाणी जी, उसके बाद मोदी जी हम देख रहे हैं, अमित शाह जी देख रहे हैं। तो ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनसे अगर आप इनके भाषण सुनो, इनके जीवन के बारे में देखो, इनके काम देखो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं लगातार आज भी एज ए स्टूडेंट बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो अब ये आप बताइए कि अब जैसे कि 2017 में आप जब आप पहली बार कृष्णानगर के आप निगम पार्षद बने, तो क्या क्या चैलेंजेस फेल हुए आपको? मतलब चैलेंजेस क्या क्या आपको करने पड़े? देखिए, दिल्ली की जो व्यवस्था है उसमें बड़ा मिक्सचर है। दिल्ली को मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, मतलब बहुत सारी अथॉरिटीज है। आपको एक नाला एक जगह से जब शुरू होता है तो वो एमसीडी देख रही है, छोटा नाला। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो वो पीडब्ल्यूडी देख रही है। उसके बाद जब और बड़ा होता है तो फ्लड इरिगेशन देख रहा है, और उसके बाद वो सीधा जमुना में मिल जाता है। तो एक ही नाले के उद्गम से लेके आखिर तक 3 एजेंसीज देखती हैं। तो दिल्ली में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन किया जाए और जनता जो चाहती है वो दिया जाए। तो ये एक चैलेंज रहा। तो इससे हम स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि दिल्ली में, दिल्ली सरकार में कोई और पार्टी है, केंद्र में कोई और पार्टी है, एमसीडी में कोई और पार्टी है। लेकिन ये तो ईश्वर का विधान बना है, और मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके संघर्ष से आज दिल्ली के अंदर जो तीनों सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में है, चाहे राज्य में है, चाहे वो एमसीडी में, तीनों बीजेपी की हैं। तो आने वाले समय में स्थितियों में बहुत बदलाव आएगा, चीज अच्छी होगी। लेकिन 2017 की जब हम बात करते हैं तो चैलेंजेस तो हमेशा, क्योंकि आबादी आज जितनी है उससे बढ़ती चली जाएगी, तो जितना आप काम करते हो उसके आगे और काम होगा। तो चैलेंजेस रहे, जैसे पानी, कृष्णनगर में
इकट्ठा हो गया, तेज बारिश आई तो उसे कैसे निकालना है, कुछ एरियाज में निकाल लिया, कुछ रह गया। तो ऐसे चैलेंज, कूड़ा है, लोग कूड़ा फेंकते हैं, आप साफ करते हो फिर फेंकते हैं, मलबा है, उठाओगे 4 दिन बाद फिर मलबा आ जाता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे आप रोज आप जूझते हो, उसमें नई प्लानिंग करते हो, आगे बढ़ते हो, फिर कई बार आपको पीछे फिर लौटना पड़ता है। तो ये पब्लिक के चैलेंजेस है, एंक्रोचमेंट है, आप हटाते हो फिर हो जाती है, फिर हटाते हो। तो ये कुछ ऐसे काम है जो आपको कंटिन्यू करते ही रहना है, अच्छे से करते रहना है, डेडिकेशन से करते रहना है, उससे ही जनता को लाभ मिलता है। तो मैंने अपने पहले कार्यकाल में कोशिश की कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दूं जो जनता को आगे लाभ दे। तो मैं काफी सफल रहा, मुझे पहला कार्यकाल मुझे अपनी मेरी काफी सेटिस्फेक्शन रही, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक मल्टी लेवल पार्किंग किशननगर में स्टार्ट की थी, उसको पूरा करवाने का श्रेय मुझे मिला। 2019 में उसका उद्घाटन किया, पूरे पूर्वी दिल्ली की पहली और अब तक की आखिरी मल्टी लेवल पार्किंग है। उसके अलावा 2 स्कूल ऐसे थे जो बड़े जर्जर हालत में थे, 40-50 साल पुराने थे। तो मैंने उसमें एक नया कंसेप्ट दिया कि क्यों ना बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड का एरिया ज्यादा हो और बिल्डिंग को ऊपर किया जाए। तो 4 मंजिली स्कूलों का एक कंसेप्ट दिया, और उसमें मैंने देखा कि किशननगर में एक डबल स्टोरी स्कूल मल्टी लेवल पार्किंग के साथ, और एक बहुत पुराना 60-65 साल पुराना राधेपुरी में स्कूल था। उन दोनों स्कूलों को मैं अपने पहले कार्यकाल में ही कंप्लीट कर पाया, और आज वो 4 मंजिला दोनों बिल्डिंग बिल्कुल पक्की मजबूत बहुत अच्छी बिल्डिंग्स वहां खड़ी हैं। स्कूलों को हमने अपग्रेड किया, उसमें हमने स्मार्ट क्लासेस लगाई, स्कूलों को साफ सुथरा किया, बाउंड्रीज ठीक की, सड़कों के ऊपर सफाई हो उसके लिए नई नई व्यवस्थाएं की, घरों से कूड़ा उठाने की योजना लेकर आए। लोग अपने घरों में कूड़ा उठते थे, कूड़ेदान में डालकर आते थे, और वो कूड़ेदान रात को साफ होते थे 11 बजे, पूरे दिन भर कूड़ा पड़ा रहता था, लोग निकलते थे, बदबू, कीचड़, गंदगी, जाम ट्रैफिक का। वो सारे कूड़ेदान हमने कृष्णनगर से हटाए और नई योजना दी कि हर व्यक्ति के घर के सामने टिप्पर जाएगा, वो कूड़ा उसमें डालेगा, एक कॉम्पैक्टर स्टेशन बनेगा जिसमें कूड़े को कंप्रेस किया जाएगा, और वो कूड़ा दोपहर तक वार्ड से निकल के चाहे वो गाजीपुर है या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएगा। तो ये काम किया मैंने। एक और बड़ा यूनिक काम किया, केंद्र सरकार की सहायता से एक हमने गीले कूड़े से खाद बनाने का प्लांट लगाया। ये ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली के अंदर समझ लो पहला प्लांट था जो 4000 किलो गीले कूड़े से जो है वो खाद बनाता था। तो एक नया कंसेप्ट मैंने दिया। तो ये ऐसे काम बहुत है जो अगर मैं गिनाऊं तो और भी है, जैसे सारी स्ट्रीट लाइट्स को हमने जो है वो व्हाइट में कन्वर्ट किया। एलईडीज आ गई आज जो है, आप एलईडीज है। उसके साथ साथ हमने ये कंसेप्ट भी दिया कि जो एलईडीज अगर खराब होती है तो प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने कॉल सेंटर बनाया, और आज भी 5 साल में पूर्वी दिल्ली में जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है कि खराब है, बंद है, नहीं हो रही है, वो बिल्कुल मिनिमाइज है। मतलब ऐसा कोई होला नहीं है, शोर नहीं है। ज्यादातर लाइटें आप सड़कों पे जाओगे तो आपको जगमगाती मिलेगी नहीं। तो पहले 6-6 महीने तक लाइटें बंद रहती थी, बल्ब खरीदेंगे लगाएंगे। आजकल आप कॉल दो, 24 घंटे के अंदर जो है वो लाइट रिप्लेस भी होती है, ठीक भी होती है। कोई इक्का दुक्का केसेस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर में है। तो ये सारे काम है जिसमें जनता की लाइफ पे इफेक्ट पड़ा, जनता को अच्छा लगा। लेकिन क्या है कि जनता तो और मांगती है, मतलब लाइफ मांगे मोर। तो अब आपने स्ट्रीट लाइट ठीक कर दी तो लोगों को और आपको सड़कें अच्छी चाहिए, लोगों को कूड़ा बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, मलबा कहीं पड़ा नहीं होना चाहिए, सड़कों पे कंजेशन नहीं होना चाहिए, रेडी पटरी कम होनी चाहिए, आवारा पशु नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत सारी डिमांड जब एक काम करते तो अगली जनरेट होती है। तो जो पॉलिटिकल लीडर है या एडमिनिस्ट्रेशन में है या सरकारी व्यवस्था में, उसको अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना, अपडेट करना, और इन समस्याओं से जूझने और आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा तो होना बहुत जरूरी है। पर मैं इस चीज में थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा कि मैं अब कुछ टाइम से देख भी रहा हूँ कि पहले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 27 साल बाद दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी की एंट्री हुई। अब देखा गया कि चारों दिशाओं में जो है बीजेपी है दिल्ली के अंदर, मतलब केंद्र में भी बीजेपी है, अब दिल्ली के अंदर भी बीजेपी है, नगर निगम के अंदर भी बीजेपी है, हर जगह बीजेपी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी भी जो है जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जैसे मैं बता देता हूँ, मैं कवर करने गया था कि आपका जो ये गीता कॉलोनी वाला पुस्ता रोड है पेट्रोल पंप वाला,
वहाँ की सड़क जो है काफी खस्ता हो चुकी है। मतलब 2-3 साल 5 साल इतने टाइम हो चुका है कि आप देखते हैं चाचा नेहरू हॉस्पिटल खुद सरकारी अस्पताल है, उसके बाद इतनी जर्जर हालत है, एंक्रोचमेंट इतनी है, सड़क इतनी खराब है, और देखा जाए नाले खुले पड़े हैं, कूड़ेदान फैला पड़ा है, मतलब ट्रैफिक जैम है। लोग इससे काफी परेशान हैं। लोग नहीं, तो ये कहते हैं। मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि सरकारी व्यवस्था में कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। ये जो पैसा सरकार से आता है, ये ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अलग से पड़ा हुआ है, जहां आपको समस्या दिखी पैसा फेंका, आदमी बुलाया, ठीक करवा दिया। जब सरकारी व्यवस्था में, और अगर ऐसी व्यवस्था कर दी तो फिर आप सोचोगे कि पैसा जनता के लिए लगेगा, कुछ लोगों की जेब में पहुंचेगा। तो सरकारी व्यवस्था में बहुत सारे चेक और बैलेंसेस होते हैं कि पैसा, जो सरकारी पैसा है, वो जनता पे ही लगे। तो जब ये कोई भी सड़क टूटी, अगर आप उस पर काम शुरू करते हो कि पहले तो आपको बजट का प्रबंध करना है। अगर बजट आपको मिल गया तो उसकी जो रोड का जो है उसका एस्टिमेट बनेगा। एस्टिमेट ठीक बना के नहीं, वो भी 2 कमेटियां चेक करेंगी। एस्टिमेट ठीक होने के बाद आप उसका टेंडर जो है 21 दिन का वो डालोगे। टेंडर अगर कोई आपकी लोएस्ट पार्टी जब मिल गई तो उस पार्टी से आप फिर नेगोशिएट करोगे कि और रेट कम कर दे। नेगोशिएट करने के बाद वो टेंडर फाइल जाएगी कि हाँ ये सारा प्रोसेस ठीक हो गया, तो एक आदमी टिक करेगा कि ये ठीक हो गया। उसके बाद टेंडर की एलोकेशन होगी और फिर उसको 1.5 से 2 महीने का टाइम उस पार्टी को मिलेगा कि आप 1.5 से 2 महीने में आप इस सड़क को बना दो। जब वो बना देगा तब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं कि जो सरकारी पैसा है वो ठीक जगह पे लगे, तो इसमें समय लगता है 6 से 7 महीने। अब क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, हमारे नए विधायक आए हैं, पुरानों ने काम नहीं किया इसीलिए तो उन्हें भेजा। अगर 2 साल से खराब है तो ये किसकी वजह से? पुराने विधायक की वजह। तो हमने देखा कि जब नए विधायकों को उनका फंड मिल गया तो उन्होंने एस्टिमेट भेज दिए और बहुत सारे एस्टिमेट क्लियर भी हो गए हैं, बहुत सारी फंड्स की फाइलें हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जब फंड मिल जाए उसके बाद भी 6-7 महीने इस पूरे काम में लगते हैं। तो ये वही डिले है। ये किसी की वर्कमैनशिप की वजह से या उसकी लूजनेस की वजह से नहीं है, ये प्रोसीजरल डिले है, क्योंकि सरकारी पैसे को चोरी होने से बचाना है, इसलिए बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ डिले हो रहा है। ऐसे ही उस रोड पे हमने जो है जितनी रेहड़ी पटरी थी उसे हम भगा चुके हैं। उसके अलावा वहां जो कूड़ेदान था उस कूड़ेदान को हमने बंद कर दिया और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट उस पे आएगा। तो ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है। इसमें एक रोड आज तो अच्छी है लेकिन 5-6 महीने 5-6 साल बाद वो टूटेगी, फिर उसको रीडेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है पूरा। इसके अंदर कई बार हमें डिले की वजह से, सरकारी प्रोसीजर की वजह से डिले होता है, तो जनता को इसमें भुगतना पड़ता है। तो मैं माफी मांग सकता हूँ लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। पशुओं का भी बहुत बड़ा है, गाय भैंस। आप चंदन नगर में देख रहे हैं, कृष्ण नगर का जो आपका घोंडली चौक है उसकी बड़ी बहुत चीज रहती है कि घोंडली पानी भरा रहता है, गाय भैंस, उधर मार्केट एरिया है, लोगों को इतनी दिक्कत होती है, गोबर वगैरह, ये सब बहुत दिक्कत है। ये जो पॉइंट आपने उठाया ये बहुत रेलिवेंट है और मुझे लगता है कि जनता तक ये समस्या तो है लेकिन इसका समाधान क्या है वो भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जो आवारा पशुओं को हटाने का कोई बहुत टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक, गौशाला चाहिए या पशुओं को रखने के स्थान चाहिए जहां उन्हें अच्छे से रख सको, जहां उनकी देखभाल हो। दूसरा, वो गाड़ियां चाहिए जिनके अंदर उन्हें उठाकर ले जाकर उन गौशालों में पहुंचाओ। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10 साल आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में रही और ये जो काम है, जो गौशाला बनाना और गायों को रखना, देखभाल करना, ये काम दिल्ली सरकार का है। एमसीडी का काम इतना है कि गाड़ियों की व्यवस्था करके उसमें हमारा पशुओं को डालना, गौशाला तक पहुंचाना। लेकिन आज स्थिति ये है कि पिछले 1.5 महीने से पूर्वी दिल्ली से एक भी गाय हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 10 साल में जो गौशालाएं थी उनकी हालत बद से बदतर कर दी गई, नई गौशालाओं की प्लानिंग नहीं की गई। आज दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी गौशाला नहीं है जहां हम इन पशुओं को भेज सके। तो ये गौशाला तो एक दिन में नहीं बनेगी, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आपको जमीन देखना है, जमीन के ऊपर गौशाला का निर्माण करना है, कर्मचारियों को रिक्रूट करना है, चारे का इंतजाम करना है और तब जाके वो पशुओं को रख सकते हैं। तो रेखा गुप्ता सरकार ने आते ही, और आपने देखा होगा कि घोषणा की थी कि इन पशुओं की इंतजाम किया जाएगा। आज जो है
दिल्ली के अंदर जो है वो 14 जोन है, हर जोन के अंदर एक गौशाला बने तभी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो हर जोन के अंदर 2 गौशालाओं के स्थान जो है वो चिन्हित कर लिए गए, उनमें से एक स्थान पे गौशाला बनने का काम जल्दी शुरू होगा। क्योंकि अगर पूर्वी दिल्ली से किसी आवारा पशु को पकड़े और वो नांगलोई या नरेला भेजना हो तो आप सोच सकते हैं पूरे दिन में सिर्फ 5-6 पशु एक ट्रक भेज सकता है। हाँ। लेकिन वही अगर गाजीपुर में या कहीं नजदीक में गौशाला हो तो दिन में 4 चक्कर भी लगा सकता है। तो इतना ही है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी। लेकिन पिछली सरकारों ने इस काम की तरफ ना ध्यान दिया, ना उनकी इच्छा शक्ति थी, ना वो कुछ करना चाहते। आज दिल्ली को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहां गली मोहल्लों में आपको गाय और कुत्ते ये सब दिखते हैं। तो आने वाले समय में इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन इसके सोल्यूशन पे काम शुरू हो गया, जल्दी इससे निजात मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ महीने अभी आपको इस समस्या के साथ जूझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ब्लंटली और आपके सामने ये सीधी बात रख रहा हूँ। तो अब आपने चलो अच्छी बात कही आपने, और आपने समझाया कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल जनता को अभी इस टाइम करना पड़ेगा। पर अब देश की बात पर आती है कि आप अब जैसे देख ही रहे कि ट्रम्प ने अब 50% टैरिफ लगा दिया है, और भारत सरकार इससे कैसे निपटेगी, इसके ऊपर आपको कुछ कहने की ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहे? इतनी मतलब गहरी दोस्ती है, कहा जाता है कि ट्रम्प और मोदी की दोस्ती ऐसी जैसे कि वीरू और जय की दोस्ती है। मतलब अब ऐसा क्या होगा कि ट्रम्प को ऐसा करना पड़ रहा है? देखिए, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो आंख से आंख मिला के बात करता है और जो अपनी बात को दमदार तरीके से पूरे विश्व के पटल पे रखता है। और इस भारत को जो भी आंख दिखाएगा उसको भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल तय है। और चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और कंट्री हो, भारत के हित ही सर्वोपरि है, ना कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। जहां भारत की जनता का हित होगा मोदी सरकार वही निर्णय उसी हिसाब से लेगी। तो हमने अपने किसानों, अपने छोटे कामगारों की जो आजादी है, उनकी जो आमदनी है, उससे अमेरिका की नीतियों के साथ हम सहमत नहीं थे। हमने उन छोटे व्यक्तियों का ख्याल रखा है। आज अगर अमेरिका हमें बोल रहा है कि 25% टैरिफ, 50% टैरिफ करेगा, तो भारत की जनता एकजुट है। आने वाले समय में अगर ये अमेरिकन नीति रही तो अमेरिकन प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाएगा। स्वदेशी को अपनाने के लिए मोदी जी ने पहले ही मेक इन इंडिया, प्रोड्यूस इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ऐसी मूवमेंट पहले से शुरू की है। तो भारत इस समय तैयार है इस चैलेंज को सहने के लिए। लेकिन अगर किसी देश से कच्चा तेल हमें सस्ता मिलेगा, भारत के हित में वो लिया जाएगा, किसी की गीदड़ बप्पी में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस नए भारत को ट्रंप ने समझा नहीं और ये उनकी गलती। और आने वाले समय में ये जो टैरिफ उन्होंने भारत पे थोपा है, इसको वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के उद्योगपति, अमेरिका के उपभोक्ता भी अब अमेरिकन गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं कि इंडिया पे अगर आपने टैरिफ किया तो अमेरिका के अंदर चीजें महंगी होंगी। अमेरिका से जो इतनी टेक्नोलॉजी भारत को दी जाती है उस इंपोर्ट में भी कमी आएगी। तो ओवरऑल इसमें नुकसान अमेरिका का होगा और भारत एक स्वावलंबी और स्वदेशी भारत बन के खड़ा होगा। पर वो क्या कहते हैं कि इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं कि जो सीज फायर हुआ है उन्होंने 35 बार अब बोल चुके हैं, हर जगह बोल चुके हैं, उनका सेनेट भी बोल चुका है, उनका व्हाइट हाउस का ऑफिस भी बोल चुका है कि वो 35 बार उन्होंने बोल दिया कि मैंने कराया भारत पाकिस्तान का सीज फायर। देखिए, हमें भारत मोदी सरकार पे विश्वास है, मोदी सरकार के चुने प्रतिनिधियों पे विश्वास है। एक विदेशी क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे देश की जनता अपनी सरकार पे विश्वास करती है और सरकार ने कहा है कि जो भी निर्णय लिया जाता है वो भारत के हित में ही लिया जाता है। उस समय जो टारगेट था ऑपरेशन सिंदूर ना बंद हुआ है और जब तक इस आतंकवादी घटनाओं में कमी नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान को घुटने पे टिका नहीं दिया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। और जहां जहां जरूरत होगी और जितने किलोमीटर अंदर तक जाके पाकिस्तान पे मार करना होगा, भारत को पूछने की जरूरत नहीं है। भारत सक्षम है, हमारे पास अपने हमारे वीर सैनिक है, हमारे पास देश की जनता है और भारत में निर्णय लेने वाली एक मजबूर मोदी सरकार है। इसलिए इस ऑपरेशन पे जो भी हुआ वो निर्णय भारत की सरकार ने लिए, किसी का कोई योगदान नहीं है। तो अब ये तो हम पॉलिटिक्स की पूरी बात होती है, अब आते हैं थोड़ी, अब थोड़ा इनफॉर्मल वे में थोड़ा चलते हैं। सर, आप जो है मतलब इतना काम में इतना बिजी रहते हैं, अब तो आप स्वच्छता विभाग के अब हेड बन चुके हैं पूरी दिल्ली के,
तो फैमिली और काम को फैमिली कैसे मैनेज हो पाती है? मतलब कुछ होता है मतलब थोड़ा उल्टा सीधा कुछ मतलब नहीं, देखो, परिवार को पता है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी ली है, हाँ। तो परिवार भी उस चीज को समझता है। वैसे ही मेरा परिवार छोटा परिवार है, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह हो चुका है और बेटा मेरा बिजनेस देखता है और पत्नी घर पे रहती है, तो उन्हें पता है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी जब ली है तो परिवार को भी समय दिया जाता है जितना जरूरत होती है। और ये एक चेक बैलेंस है, ये आपको अपने परिवार, समाज, अपने काम, अपनी ड्यूटीज, अपने बिजनेस में एक बैलेंस बना के चलना है, तभी आदमी सफल हो सकता है, नहीं तो आप हर जगह फेल होगे। तो इसलिए मेरा तो आपके दर्शकों को सजेशन है कि जो भी काम करें तन्मयता से करें, अच्छे से करें और वो क्वालिटी वर्क करें, और परिवार और समाज के बीच में समय बांधकर ऐसी व्यवस्था करें कि सभी को आप सेटिस्फाई कर सकें। आप इतने काम के बीच में जो है इतना बिजी रहते हैं, फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो आप अपने खुद के लिए क्या टाइम, आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड क्या है कि आप अपने खुद के लिए, अपने खुद के मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, हमारा मनोरंजन तो यही सब है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आदमी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि क्या करना है। तो अगर आपको जिस चीज में अच्छा लगता हो, मजा आता हो, वो वही आपका मनोरंजन होता है। अगर मैं 2 घंटे स्वच्छता के ऊपर, कूड़ा कैसे कम हो, घरों से कूड़ा आके कैसे वो निस्तारित हो, आप 2 घंटे 3 घंटे कोई अच्छा ग्रुप बैठा हो, तो मेरा वही मनोरंजन है। तो आपने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज आपको डिसाइड करनी है। मनोरंजन जरूरी नहीं है कि आप सिनेमा हॉल में जाके फोटो देखे वही मनोरंजन है, या डांस करे वो। जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपका मन जो है उस चीज में लगता है, वही मनोरंजन है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मनोरंजन आपको कहाँ से मिल सकता है। तो अब मैं इसको जो है, अब इस जो पॉडकास्ट को जो है मैं थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, तो उसी के साथ हम इसको एंड करेंगे। आप मुझे बताइए कि संदीप कपूर का सबसे फेवरेट खाना क्या है, जिसको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है उससे? नहीं, दाल रोटी सबसे बढ़िया। और कोई मतलब जब आप बाहर जाते हैं तो क्या खाना का ऐसी चीज होती है कि मैं इसको जब कोई चॉइस नहीं करने का होता, कुछ भी करना है, तो दाल रोटी सबसे बेस्ट है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। और घूमना आपको सबसे ज्यादा ऐसी, भारत में ऐसी कौन सी जगह है या वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको जाना पसंद है और आप जाना चाहते हैं? नहीं, मैंने काफी विदेश यात्राएं भी की है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैं सिंगापुर गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, तो ये देखे हैं। लेकिन देश के अंदर बहुत अच्छे स्थान है, नॉर्थ के अंदर जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये तो जनरल डेस्टिनेशन है। साउथ में भी ऊटी, कोडाईकनाल गया हूँ। तो जहां जाके आपको भीड़ थोड़ी कम हो, जहां आपके आसपास वातावरण अच्छा हो, ताजी हवा मिले, वो सारी जगह मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, आपके जो है फेवरेट प्रधानमंत्री अब तक कौन से रहे हैं? नहीं, मोदी जी हैं हमारे तो फेवरेट। मोदी जी के अलावा जिसमें आप मोदी जी के अलावा जब शुरू में अटल जी के साथ मैं बड़ा इंस्पायर होता था, क्योंकि अपनी एज के हिसाब से और वो जो उनके जो थॉट था देश के लिए, और जो एक कवि हृदय उनमें था, तो वो जो चीजें कविता में बोल जाते थे उसके बड़े, हो सकता है कि वो पूरे दिन भी आप सुनो, लेकिन वो एक वर्ड उनका वो ऐसा सटीक बोलते थे कि आपको पूरा निचोड़ देते। तो अटल जी से भी मैं काफी प्रभावित रहा। दिल्ली के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अलावा? देखिए, मदन लाल खुराना जी जब आए थे तो पहले मुख्यमंत्री थे नए रिजीम के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आज भी मैं याद कर सकता हूँ। जैसे मेट्रो का उन्होंने किया, जो आपके शवदाह थे उसके अंदर उन्होंने गंगा जमुना के तालाब बनाए, उन्होंने सड़कों के लिए काम किया, और ओवरऑल एक मुख्यमंत्री है जो दिल्ली को अपना समझता है, जिसकी ओनरशिप है और जिसकी कमांड है। तो ऐसे मुख्यमंत्री थे वो। सक्सेस मंत्र क्या है? नहीं, सक्सेस मंत्र तो मेरा बिल्कुल सिंपल है कि जो काम करो अच्छे से करो, क्वालिटी से करो और पूरा डेडिकेशन से करो। लेकिन मैं जब थोड़ा समय मिलता है तो अपने शारीरिक व्यायाम भी करता हूँ। रोज सुबह कम से कम आधा पौना घंटा मैं स्किपिंग करता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस में डली होते हैं, तो लोग हैरान होते हैं इतनी तेजी से, क्योंकि ये 30-40 साल की प्रैक्टिस है मेरी। जब मैं स्पोर्ट्स में था तो तभी से मैं शरीर को फिट करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। गाने कौन से सुनने पसंद करते हैं आप? गाने, पुराने गाने। कोई हो जाए पुराना गाना एक अगर एक कोई ऐसा कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा याद तो नहीं है मुझे। आप मुझे यही बता दीजिए कि फेवरेट सिंगर क्या? पुराने गाने सुनते तो फेवरेट सिंगर तो होंगे कोई। फेवरेट सिंगर मुकेश है, किशोर कुमार है, मन्ना डे है। तो ये फेवरेट सिंगर है। और फेवरेट मूवी आपकी? नहीं, फेवरेट मूवी तो ऐसे मूवीज में कम ही देख पाता हूँ,
और इतना शौक भी नहीं है, लेकिन उस समय शोले चली थी तो वो बहुत बार देखी हमने अपने टाइम पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कपूर जी हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो जैसे बातें की और उससे मतलब हमारे व्यूअर्स को भी जो है काफी इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे एक इंजीनियर जो शुरुआत से जो है स्कूल के अंदर जो है एक स्पोर्ट्स एथलीट रहे, बेस्ट एथलीट रहे, पढ़ाई में भी अच्छे रहे, एक एमएनसी में एक इंजीनियर बने, और इंजीनियर बनने के बाद फिर सीनियर इंजीनियर देन जनरल मैनेजर उस कंपनी में बने। उसके बाद जो उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की, 2017 में पहली बार निगम पार्षद चुन के आए कृष्णानगर से, 2022 में भी वो लगातार जीते, फिर वो शादरा साउथ जोन के जो है चेयरमैन भी बने, और अब 2025 के अंदर उन्होंने दिल्ली स्वच्छता विभाग के अध्यक्ष बने हैं। और ऐसे पढ़े लिखे नेता इस देश को बहुत सख्त जरूरत है, और अगर ऐसे ही पढ़े लिखे नेता अगर आगे फ्यूचर में भी आएंगे तो इस देश का जो है काफी विकास होगा। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हम इस देश को जो है विकसित भारत बनाएंगे, और जैसे कि दिल्ली सरकार का एक नारा है कि विकसित भारत के साथ साथ जो है हम दिल्ली को भी विकसित करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को एंड करता हूं। शुक्रिया आपका पॉडकास्ट विद जयवंत देखने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।